दोस्तों, आजादी के 74 साल बाद भी हमारे देश में धर्म और जाति को लेकर वोटों की सियासत चल रही है। यह कोई मना नहीं कर सकता, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना एसपी, ना बीएसपी, ना शरद पवार, ना ममता बनर्जी, ना अखिलेश, ना मायावती, ना चौटाला, ना बादल। देश विकास की पटरी पर सरपट दौड़ने की कोशिश कर रहा है, कई कहेंगे दौड़ रहा है, लेकिन हमारे नेता इस रफ्तार पर जाति और धर्म का ब्रेक क्यों लगाना चाहते हैं? इमरजेंसी ब्रेक क्यों खींचना चाहते हैं? किसी की नजर दलितों पर है तो कोई मुस्लिम वोटों के सहारे सत्ता के शिखर पर पहुंचना चाहता है, कोई ब्राह्मण कार्ड खेल रहा है तो कोई ओबीसी वोटर्स को लुभाने की सियासत कर रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, यूपी, बिहार, बंगाल पर हो रही सियासत, महाभारत में भी नेता मर्यादा लांघ रहे हैं पूरी तरह। संसद में बिहारी गुंडा बोला जा रहा है, टीएमसी के नेता गुंडों जैसे शब्दों का इस्तेमाल, गलियाए गाली दी जा रही है एक सांसद को संसद में, क्योंकि वो बिहार से आता है, झारखंड से आता है। आज केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया, मेडिकल कोर्स में ओबीसी को 27% और आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण का ऐलान दिया गया। सुना ना आपने? यूपी में भी चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब नेताओं ने जनता को ब्राह्मण, दलित, ऊंची जाति, नीची जाति में देखने लगा। एक समय होता था जब बात काम पे होती थी, काम पे, कि योगी ने यह काम किया, बाबा ने यह काम किया, अखिलेश ने यह किया था, बहन जी के समय पुलिस ऐसी थी, बाबा के समय पे पुलिस क्या काम करती है, सड़कें कहां किसने कितनी बनाई, किसके घर पे सिलेंडर पहुंचा, किसके घर में बिजली आई। लेकिन बीएसपी ने आज मथुरा में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन तो किया। इसके जरिए मायावती के खासम खास और वरिष्ठतम नेता, जी हां, सतीश चंद्र मिश्र, ब्राह्मण समाज को साधने में जुटे हुए हैं। 2007 में इन्हीं ब्राह्मणों ने बहन जी को सत्ता पर पहुंचाया था। यह कहा जाता है कि ब्राह्मण मतलब अगड़ा और पिछड़ा के जो एक गठजोड़ बनाया था, जैसे अखिलेश यादव का एमवाई मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन था, बहन जी का ये जो अगड़ा और पिछड़ा कॉम्बिनेशन था, यह कहा जाता है कि इन्होंने जिताया था। अखिलेश यादव और मुस्लिम, जी हां, अखिलेश यादव, जैसा मैंने आपको बताया, ये जो एमवाई कॉम्बिनेशन के चक्कर में वापस आना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में, और अगर हम वो जो ग्राफिक्स हमने बनाए, अगर उसके जरिए हम अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करें कि असल में ये जाति और धर्म की बात कब तक चलेगी, ये राह क्यों, ये मैं पूछूंगा। ये मैं बीजेपी की नेत्री संजू वर्मा है, उनसे भी पूछूंगा और वारिस पठान जी से भी पूछूंगा कि वारिस पठान जी, अगर असदुद्दीन ओवैसी और आपकी पार्टी एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में सीट जीतना चाहती है तो काम के बल पे जीते, जाति धर्म का राग क्यों? सबका सम्मान जरूरी है, जी हां, सबका सम्मान जरूरी है। ये जाति धर्म की सियासत आखिरकार कब तक चलेगी? क्यों आप किसी को बोलेंगे कि वो बिहार का गुंडा है क्योंकि वो बिहार से आता है? स्वर्ण, ओबीसी, बीजेपी, ममता बनर्जी, बंगाल में भी मुसलमानों के साथ पॉलिटिक्स करने की कोशिश की गई। और ये बात मैं वारिस पठान जी से सबसे पहले पूछूंगा। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में होता है, अलग अलग राज्यों में होता है। जाति और मजहब एक ऐसी असलियत है जिसको कोई राजनेता, जितना भी, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं इससे आगे उभरना चाहता हूं, मैं इससे आगे निकलना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट की राजनीति करना चाहता हूं, विकास की। लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा है? क्या उनके पार्टी के नेता नहीं करते? मेरा यह सवाल बीजेपी से भी होगा। लेकिन शरद पवार क्या मराठा की राजनीति नहीं करते? अखिलेश यादव क्या यादव और मुसलमानों का, जो मैंने कहा, एमवाई कॉम्बिनेशन को साथ में रखने की कोशिश नहीं करते? तो इससे मतलब, अगर आप ब्राह्मण हैं, मतलब मेरे नाम के पीछे का सरनेम क्या है? आप त्रिपाठी हैं, तिवारी हैं, शुक्ला हैं, आप पठान हैं, आप हैं कौन? आप संगीत हैं, आगे जो भी हो, रागी, रतन जी, रतन इंपॉर्टेंट नहीं है, शारदा इंपॉर्टेंट है, ऐश्वर्या इंपॉर्टेंट नहीं, कपूर इंपॉर्टेंट है। ये कब से हो, ये क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है, ये तो सबसे पता है, ये तो सबको पता है, शुरुआत से हो रहा है। लेकिन कब तक चलेगा? प्रधानमंत्री ने एक कोशिश की थी। मेरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने एक कोशिश की थी कि जब 2014 में आए, 16-17 से एक डेलिबरेट अटेम्प्ट दिखा, एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव अटेम्प्ट दिखा, एक कोशिश दिखी कि इससे ऊपर उठा जाए, एक इससे ऊपर उठा जाए। आज क्या हुआ, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जरूरी है, उसके बाद बहस करेंगे, सब जवाब दें अपना। मेडिकल कोर्सेज में ओबीसी को आरक्षण, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27% आरक्षण का फैसला दिया गया। किसने लिया? प्रधानमंत्री ने लिया। आर्थिक रूप से कमजोर को 10% का आरक्षण दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी
की अध्यक्षता में बड़ा फैसला यह लिया गया है, इसी साल से लागू होंगी ये आरक्षण व्यवस्था। तो कई लोग जो आरक्षण पर सवाल उठाते थे, ये उनका है। लेकिन मेरा सवाल ज्यादा मूलभूत है। एक ये है कि आप कब तक इस तरह की राजनीति करते रहेंगे? बिहार में क्या हो रहा है? कह रहे सेंसस कराओ। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेर लिया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेर लिया है सेंसस पे भी, कि ये पता करो, अगर दिल्ली नहीं कर रहा, अगर बीजेपी और एनडीए यू टर्न कर रही है सेंसस पे, तो नीतीश कुमार आप पता करिए कि बिहार में कितनी जातियां, कितनी कितनी शक्ति है किस जाति की। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि आज का युवा को मतलब है क्या कि कितनी जाति क्या? उसको काम चाहिए, उसको नौकरी चाहिए। आप सड़क बनाइए। आप बहन जी, आप सतीश चंद्र मिश्रा को लगा रही हैं कि आप ब्राह्मणों का सम्मेलन करिए। आप ये लगाइए ना कि अगर आपके हिसाब से बाबा ने काम नहीं किया तो उन बातों को आप उजागर करिए। अगर नौकरियां दी हैं, नहीं दी हैं, तो उन बातों को उजागर करिए। गांवों तक सड़कें पहुंची हैं, बिजलीकरण हुआ है, उन पर उठाइए ना। क्यों आप भारत को 2021 से फिर 2000 मतलब 1947 में ले जाना चाहती हैं? क्यों? ब्राह्मण, दलित, तुम ओबीसी हो, तुम एससी हो, ये असलियत है और इस पे वोट डलता है। रत्नाकर त्रिपाठी आएंगे, बोलेंगे ऐश्वर्या तुम्हें कुछ पता नहीं है, इसी पे वोट डलता है। मैं कह रहा हूं हां, असलियत है, ग्राउंड पे जाइए, डलता है। लेकिन क्या इससे उभरने की जरूरत नहीं है? क्या हमारे राजनेताओं की जिम्मेदारी नहीं है? दर्शकों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि अगले 2 मिनट में जब यह बहस शुरू होगी तो संजू वर्मा जी कहेंगे हम निकल रहे हैं और वारिस पठान कहेंगे कि तुम नहीं निकल रहे हो, इसीलिए हमें करनी पड़ रही है। लेकिन मेरी बात यह है, क्या यह जिम्मेदारी सबकी नहीं? केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकारों तक और केंद्र में विपक्ष के राजनेताओं से लेके प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव तक। उत्तर प्रदेश में 10 से 11% वोट है ब्राह्मणों का, यह असलियत है। जितिन प्रसाद को इसीलिए तो लाई ना बीजेपी कि आप 2-3% वोट ले आएंगे क्या? डाउट है, लेकिन देखते हैं कितना ला पाते हैं। लेकिन बात यह है कि जब डिबेट होती है, जब बहस होती है, जब आपके सामने आके ऐलान किए जाते हैं, स्टेज लगाए जाते हैं, लाखों लोग कोविड प्रोटोकॉल छोड़ के सुनने आते हैं, तो बात होती है विकास की, बात होती है डेवलपमेंट की, बात होती है कि किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे बात। लेकिन असलियत में काम हो रहा है सिर्फ जाति पे, कि तुम किस जाति के हो, तुम्हारे लिए मैं तभी काम करूंगा अगर तुम इस जाति के हो, नहीं है तो चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। उत्तर प्रदेश में एक ये समा बांधने की कोशिश की गई काफी समय तक कि भाई ब्राह्मणों के साथ बहुत ज्यादा दोहरा व्यवहार हो रहा है। रत्नाकर त्रिपाठी से बात करूंगा मैं। और जो ये उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समीकरण है, इसको समझने की कोशिश करें तो 2007 में 41 ब्राह्मण विधायक जीते थे, 2007 में। जी हां, 2012 में 21 ब्राह्मण विधायक थे अखिलेश यादव की सरकार में। 2017 में बाबा में 56 ब्राह्मण विधायक जीते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं अखिलेश यादव और मायावती कि ब्राह्मणों के साथ गलत हो रहा है। तो इसी पे है आज की डिबेट, और यही है कि क्या असल में सारे नेताओं को अब सब कुछ छोड़ के, विकास की बात छोड़ के मान लेना चाहिए कि भाई वोट तो जाति पे ही डलेगा। तुम्हारा फर्स्ट नेम नहीं, लास्ट नेम क्या है, सरनेम क्या है, त्रिपाठी है, तिवारी है कि पठान है, इसी पे होगा। क्यों तारिक अहमद लारी जी? और एक सेकंड बस मैं ये जरूर बताना चाहता हूं, मेरी टीम ने ये ग्राफिक बनाया है, जरा देखिए। यूपी का जो जातीय समीकरण है, 30 सेकंड संजू वर्मा जी, फिर शुरू कर रहा हूं। दलित 25% है, 25%। अगाड़ी 16% है, 16%। यही तो था ना बहन जी का, यही तो था ना कि अगड़ा और पिछड़ा दोनों को मिला लो मैं जीत जाऊंगा। अगला ग्राफिक। पिछड़ी जाति 35% है, 35% यूपी में। इसमें यादव 13, कुर्मी 12, अन्य 10। अगर मुस्लिम की बात करें 18%, इसमें जाट 5% है। देख रहे हैं ना? तो ये वो सेग्रीगेशन है जिसके नाम पर या जिसके बल पर ये सारे राजनीतिक दल। और अगर संजू वर्मा जी आप कहेंगे, पूरा पैनल पे जाते हैं, और अगर संजू वर्मा जी वारिस पठान, संजू वर्मा जी अगर आप कहेंगे कि बीजेपी नहीं करती, तो बीजेपी का इंटरनल सर्वे भी है मेरे पास, उसको पब्लिक नहीं किया मैंने मैम, कि किस तरह से अभी जातीय समीकरण को लेकर पूरा एक सिस्टम बनाया जा रहा है। तो आखिरकार रिपोर्टर ना, मौका मिल गया तो थोड़ा बहुत 1-2 डिबेट कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास डिटेल्स हैं कि किस तरह से बीजेपी भी, एसपी भी, बीएसपी भी, मैम सारी पार्टियां लगी हुई हैं कि किस तरह से एक एक जाति को पकड़ लो बस। तो डेवलपमेंट मॉडल सिर्फ दिखाने के लिए है क्या? संजू वर्मा जी, वारिस पठान, एक एक करके बहस करते हैं। संजू जी। ऐश्वर्या जी, पहली बात तो ये आपने बहुत सही
तो क्या है? देश में लगभग 13 से 14% है, पर कई ऐसे जिला हैं, ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ब्राह्मणों की संख्या 20% से ज्यादा है। जी। अभी मुद्दे की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का एक स्टेटेड नारा है, जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। लोग कहते हैं अरे भारतीय जनता पार्टी नारेबाजी करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पर इन चीजों में विश्वास नहीं करती। पर मैं एक चीज आपको बताती हूँ कि आज का जो वोटर है वो बहुत ही जागरूक हो चुका है। फिलहाल मैं बात करती हूँ लीजिए सीमांचल की, जहां पर आईएम ने अच्छा प्रदर्शन किया था बिहार के चुनावों में। अभी सीमांचल एरिया में बिहार में ऐश्वर्या जी, आपको पता है 24 सीटें थी और 24 की 24 सीटें मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में थी, चाहे अररिया हो, किशनगंज हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो। पर आईएम के मुस्लिम एजेंडा के बावजूद आईएम को वहां सिर्फ 5 सीटें मिली। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 5 कम थी या ज्यादा थी, मैं ये बोल रही हूँ कि जो पार्टी एक पोलराइजिंग नैरेटिव चलाने की कोशिश करती है, जनता उनको सही जवाब मतदान के दौरान देती है। वारिस पठान बताइए ना, सड़कें चाहिए, वारिस पठान, संजू जी कह रही है करते हैं। सड़कें चाहिए मैम, शॉर्ट मैम, मैं आप पे दोबारा आऊंगा। जनता को पॉइंट एंड रिबटल जवाब दे रहे हैं वारिस जी जवाब दे रहे हैं। वारिस जी, जनता को हाईवे चाहिए। ओके मैम, वारिस जी, रतन शाह जी, राजनीति कौन ऐश्वर्या देखिए, धर्म की राजनीति कौन कर रहा है ये आप में पूरा देश देख रहा है। कहीं पर ब्राह्मण सम्मेलन लग रहे हैं तो कोई बीजेपी वाले राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। विकास की बात कौन कर रहा है, जरा ये भी तो आप मुझे बता दीजिए ना। विकास का तो किधर जिक्र। अब हम जब लड़ने जा रहे हैं तो हमको तरह तरह के इल्जाम दिए जा रहे हैं। अरे हम तो जा रहे हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा, ओपी राजभर साहब का जो संगठन है उनके साथ में मिलकर सारे दलित, आदिवासी, ओबीसी, बैकवर्ड क्लास सबको लेके एक साथ लड़ने के लिए। तो ये लोगों को तकलीफ हो रही है। हमारा एजेंडा है विकास का, हमारा एजेंडा है एम्पावरमेंट करने का। वारिस साहब जी पूछिए। वारिस साहब, सीधा सच्चा सवाल है साहब जी, आपने जो पहली टिप्पणी करी ना आपकी पार्टी ने, और यही सवाल मैं रतन शारदा जी बाकियों से पूछूंगा, आपकी पार्टी के नेता ने पहली टिप्पणी करी उत्तर प्रदेश में आके कि अगर मुख्यमंत्री बनेगा, अगर हम जीते मुख्यमंत्री बनेगा मजहब खास का, धर्म खास का। आप मुझे बताइए, आप काम पे तो आप रहे नहीं, आप कहां रहे काम पे? आपने कहा, साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री तो एक मजहब खास का बनेगा, काम करे उससे कोई मतलब नहीं। ऐश्वर्या नहीं, सड़कें कौन बनाए उससे मतलब नहीं। वारिस जी नहीं, ऐश्वर्या सुनिए, ऐश्वर्या 70 बरस से राजनीति देख रहे हैं पूरे देश में क्या हो रहा है। अगर आज की तारीख में मैं कांग्रेस के अगेंस्ट में बोलता हूं तो मैं तो सेक्युलर ही नहीं रहता हूं, और अगर मैं बीजेपी के अगेंस्ट में बोलता हूं तो ये लोग मुझे एंटी नेशनल घोषित कर देते हैं। मैं अपने काम की बात करता हूं, मैं अपने मुद्दों की बात करता हूं। कौन कर रहा है काम की बात? पार्टी जाके अगर वहां पे एम्पावरमेंट की बात करती है तो क्या गलत करती है? हम लोग कर रहे हैं। आपने देखा कहीं पर हमने ये कहा कि नहीं भाई मुसलमान हमको वोट दे, अरे हमको ब्राह्मण भी वोट देगा, रोक रहा हूं दलित क्योंकि फिर इसी पे डिबेट होगी, सबके पास आ रहा है। तारिक अहमद लारी नहीं वोट देगा, चलिए बताइए हमको। नहीं वारिस जी, गुजरात का मैं आपके आपने एक पार्टी का नाम लिया, ओपी राजभर लड़े वहां पर। नहीं, 10 सेकंड रुकिए, 10 सेकंड सुनिए मेरी बात। वारिस जी सिर्फ 10 सेकंड सुनिए मेरी बात। अरे आप 30 सेकंड सुनूंगा वारिस जी, सिर्फ इतनी सी बात सुन लीजिए। मतलब की तरह क्यों बिहेव करते हो, बोलने ही नहीं देंगे। अरे आप बोलिए ना। अच्छा बोलिए, चलिए बोलिए, अच्छा बोलिए, पहले आप बोलिए फिर मैं बोलूंगा। सुनिए, मैं तो उसके भी ऊपर बोलिए, बात करता हूँ, आपके भी ऊपर जाके बोलूंगा। सुनिए, हमारा गुजरात का आपने एग्जाम्पल नहीं सेट किया क्या कभी? आपने बताया ही नहीं किसी को। 40 दिन में हम वहां पे चुनाव लड़े, हमारे 23 कॉर्पोरेटर जीत के आए, जिसमें से 7 हमारे हिंदू भाई बहनों को जिनको टिकट दिया था वो भी जीत कर आए। तो कहां धर्म की राजनीति हुई? हम तो सारे जात धर्म के लोगों को लेकर चलते हैं और लोगों ने विश्वास हम पे जताया है। हर तरफ हमको लोग वोट दे रहे। आपने औरंगाबाद में देखा, हमारा तो एमपी भी जीत कर आ गया। अच्छा, मुसलमानों के आपने 10 सेकंड मांगे, मैंने 30 सेकंड दिया। वारिस जी अब सुनिए, वारिस जी ओपी राजभर ने क्या कहा? 5 सीट आज तक जीते नहीं है। नहीं वारिस जी अब आप सुनिए प्लीज, क्योंकि फिर मैं डिबेट में बाकियों के पास भी जा रहा हूं। वारिस जी प्लीज, ऐसा नहीं होता। वारिस पठान साहब सुन लीजिए, ऐसा नहीं। पठान साहब, आपने कहा कि आप राजभर जी के साथ अलायंस कर रहे हैं। राजभर जी के 5 सीट नहीं है, 5 सीट नहीं है, कह रहे हैं कि 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे 5 साल में। ये आप यूपी के जनता के भले की बात कर रहे हैं। आपके पार्टी के नेता आके कहते हैं यूपी में कि मुख्यमंत्री तो एक मजहब का बनेगा। काम की कौन बात कर रहा है? आप धर्म की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं हर एक जाति का मुख्यमंत्री बनाऊंगा। स्टेबिलिटी कहां है? यूपी आगे बढ़ेगा क्या अगर 5 साल में 5 अलग अलग नेता होंगे तो? स्टेबिलिटी आपकी। वारिस जी कैसी बात कर रहे हैं?
आप किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। कौन कर रहा है अंडर एस्टिमेट? एक समय में सिर्फ 2 5 साल में 5 मुख्यमंत्री अंडर एस्टिमेट है। सुनिए, आज राजभर साहब के साथ हम जा रहे हैं और हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट ने तो कहा है कि हम लोग जो भी हमारे साथ मिलने आना चाहता है आइए मिलिए, हमको हराना है बीजेपी को। हम तो ओपन है गठबंधन के लिए सबके, हमको तो काम और विकास करना है। आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी के साथ ओपन है अलायंस के लिए। खास तौर से कोरोना काल में ऐश्वर्या, हमने देखा है हमारे हिंदू भाई बहनों की लाशें गंगा किनारे तैरती हुई, जब उस पर पीली चादर से छुपाने की कोशिश की, नहीं छुपी, वहां पर आके कुत्ते लाश को नोच रहे थे, मगर आज सदन में आके ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत से कोई नहीं मरा। अरे शर्म आनी चाहिए, ये उन तमाम लोगों का इंसल्ट आप सब पे बोलिए वारिस जी, घर वालों को, रतन शारदा जी, ये हर चीज पे बोलेंगे। मैं तो कहूंगा ये 4 लाख से ज्यादा काम की बात कोई नहीं कर रहा है, ना अखिलेश यादव कर रहे हैं, ना मायावती कर रही है, और ना असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। वारिस पठान जी कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। चाहते हैं ना यूपी में काम की बात करिए ना वारिस जी, कंट्रोल की बात कर रहे हैं। अब वो जवाब देने दीजिए उनको, विकास की बात। अब शारदा जी को जवाब देने देखिए, एक एक करके सबके पास आओ। योगी का पठान साहब बात कर रहे हैं, विकास की पठान साहब प्लीज तो बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन वारिस जी बोलूं, वारिस जी प्लीज जवाब देने भाषण खत्म हो गया। बोलिए सर, बोलिए 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 वारिस जी प्लीज रिलैक्स। टीवी पे आते हैं वारिस जी प्लीज रिलैक्स, एक एक करके बात करें। पब्लिक मीटिंग है तो पब्लिक मीटिंग की तरह बात करते, कभी ये मुद्दे पे बात नहीं करते। इनका मुद्दा होता है कि वारिस जी प्लीज सुन लीजिए, कैसे लेना, और पब्लिक मीटिंग की तरह टीवी पे आके बातें करते हैं। 50-50 वारिस जी कुछ बातें करूं, एक सेकंड मैं इनको जरा शांत कर दूं, क्या तो मैं भी कुछ बोलूं सर मैं जरा शांत कर दूं एक एक करके। वारिस जी, वारिस जी आपको मेरा ऑडियो आ रहा है? वारिस पठान जी ऑडियो आ रहा है आपको मेरा? सर आपने बोला रतन शारदा जी आपको जवाब दे रहे हैं, जवाब तो ले लीजिए नेताजी। आया आपका ऑडियो, बोलिए। जवाब तो ले लीजिए रतन शारदा जी का। रतन शारदा जी जवाब दे रहे हैं आपको जी। मैंने पहले ही कहा, वारिस पठान को लगता है कि हमेशा पब्लिक मीटिंग में होता है, इनका हमेशा मुंह जो है कैमरे की ओर होता है और जबान लगातार चलती है। ये मैं 7 साल से देख रहा हूं। अभी अगर जवाब सुने तो मैं जवाब दूं। सुन रहे हैं, बोलिए ना सर। इस देश का दुर्भाग्य है कि लोहिया और जयप्रकाश नारायण के बाद ऑपोजिशन में कभी भी कोई जातिवाद से ऊपर उठ के राजनीति नहीं कर सका। दूसरी बात, ये देश ऐसा देश अब हो गया राजनीति में जहां पर राष्ट्र को एक करने वाले कम्युनल कहलाते हैं, राष्ट्र को तोड़ने वाले ये सेक्युलर कहलाते हैं। जहां पर जाति की राजनीति सेक्युलर है और समाज की राजनीति गलत है, जहां राष्ट्रीय नीति गलत है और प्रादेशिक नीति सही है, जहां आउटसाइडर कहना ममता जैसों का ये सेक्युलर है और उनको बांग्लादेशी मुसलमान इनसाइडर लगते हैं और भारत के रहने वाले बंगाल के अंदर आउटसाइडर लगते हैं। और वारिस पठान की तो क्या कहूं, वारिस पठान ने आज अपना रजाकार जो उनके पूर्वज थे उनको कभी नकारा है क्या? और इनकी सारी राजनीति केवल मुस्लिम पे चलती है। तो एक राजभर जिसको जोड़ा वो भी जातिवादी पार्टी है, जो रजाकार थे वो तो चले गए, फिर उनका जिक्र क्यों? हम लोग तो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा के यहाँ पे रह रहे हैं। बाय बर्थ और बाय चॉइस हम इस देश में, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं। आपसे ज्यादा अधिकार मेरा इस देश में। ऐश्वर्या को कंट्रोल करिए। मैं कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। मैं जरूरी मैं समझ रहा हूँ, जातिवाद के वारिस जी रिलैक्स, आपको मौका मिलेगा सर, आप पूरा रिबट कीजिए। एक माइनॉरिटी जैन कम्युनिटी का है, पटेल का नहीं है। मेरी बात सुनिए आप, बहुत जरूरी है। भाजपा का जाति की बात करते हैं, गुजरात के अंदर एक माइनॉरिटी जैन कम्युनिटी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, उनका पटेल को नहीं बनाया गया जो सालों तक राज करते थे। महाराष्ट्र में मराठा राजनीति का खेल खेलने वाले शरद पवार, वहां एक ब्राह्मण को बनाया गया चीफ मिनिस्टर जो दोबारा जीत के आया, हराया इनकी मैकेनिज्म ने, अलग बात है। ये जो चैलेंज है जातिवाद से ऊपर उठका, और ये जो पठान बोलते हैं, इन्होंने कई बार ऊपर कहा है कि शरिया कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है, जिन्होंने प्रगतिवादी के सारे सिद्धांतों को ठुकराया है, ट्रिपल तलाक के बैन का विरोध किया। और बिहार में जो 5 सीट आई थी, कौन से विकास के मुद्दे पे आई थे मुझे बताइए, कौन से विकास के मुद्दे पे आई थे? इसलिए कि आपने कॉर्पोरेशन जीत ली, एक आध सीट जीत ली, उससे आप ना तो राष्ट्रीय बनेंगे, पार्टी बनेंगे, ना आप जातिवाद से उठे हुए जवाब आ रहा है। आपकी जात जो आपके भाई ने दिखा दी है जिसने कहा 15 मिनट दो, ओवैसी ने बता दी जिसने कहा कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर शरिया को मानते हैं। तो इस तरह की गंदी राजनीति नहीं चलेगी। वारिस पठान संगीत रागी, वारिस पठान जी जवाब दे रहे हैं। आप राजनीति की बात कर लीजिए, वारिस जी जवाब दे रहे हैं। जीता है जातिवाद से ऊपर जीता है। मोदी जी ने ऐसा नक्शा बदल दिया है। आपने रजाकारों का नाम लिया तो वो तो चले गए, जिनको जाना था वो चले गए। हम लोग हमारे मुल्क में बाय बर्थ और बाय चॉइस हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। हम वो फकर से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। हमने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया है, फिर भी आपको हम सर्टिफिकेट चाहिए रोज हमारे से। यही तो मैं बोलता हूं ना कि अगर मैं बीजेपी के अगेंस्ट में बोलता हूं तो इंटरनेशनल बनाया जाता हूं। अब मुझे बताइए ना कि यूपी में योगी ने पिछले 4.5 साल में कौन से 5 अच्छे काम किए? रतन शारदा को गूगल में चेक करना पड़ेगा, इनको नहीं पता होगा। हाँ,
पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करेंगे, कोरोना को छुपाने के लिए तेल, पेट्रोल, डीजल का जो भाव बढ़ रहा है उसके बारे में कभी संज्ञान नहीं लेंगे, करोड़ों लोगों की नौकरी चले गई उसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। कोरोना काल में सेकेंड वेव में रिपोर्ट है 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान चले गई, मैं तो कहूंगा उनका मर्डर हुआ क्योंकि आप कंट्रोल। लेकिन नहीं वारिस जी, आप यहां सब कुछ बोलेंगे, डिबेट में सब कुछ बोलेंगे। 4 लाख से ज्यादा बच्चे। संगीत रागी जी आ रहा हूं। वारिस जी, संगीत रागी जी, मेरा सिर्फ ये, और ये सवाल मैं संजू वर्मा जी से भी पूछा मैंने। वारिस जी, आप डिबेट में सब बोलते हैं, लेकिन आपके नेता जब आते हैं यूपी में ग्राउंड पे जाते हैं, पठान साहब जब आपके नेता यूपी में ग्राउंड पे जाते हैं तो कुछ और बोलते हैं। दिक्कत मेरी ये है संगीत रागी जी, संजू वर्मा जी आ रहा हूं इसके बाद। गलत संगीत रागी, नहीं सच बोल रहा हूं सर, गलत स्पीच है, माइक पे रिकॉर्डेड, मैं थोड़ी कह रहा हूं। अगर गलत बोला होता तो उनको नोटिस मिलता, केस गलत नहीं हुआ। अरे आप हर चीज को लीगैलिटी में ले जाते हैं। मैं लीगली नहीं कह रहा हूं साहब, मैं कह रहा हूं बात करते हैं, मैं आऊंगा तो हर एक जाति का मुख्यमंत्री बनाऊंगा, मैं आऊंगा तो मुख्यमंत्री सिर्फ एक मजहब का बनेगा। ये कोई बात नहीं करता कि योगी ने, बाबा ने ये कहा था कि हर गांव तक सड़क पहुंचेगी, पहुंची या नहीं। संगीत रागी, संगीत रागी, संगीत रागी, संगीत रागी तारिक अहमद लारी, संगीत रागी तारिक अहमद लारी। हाँ बोलिए सर। ऐश्वर्या, भारतीय राजनीति में एक जो ट्रेंड देखा गया है वो धीरे धीरे, एक पहले रीजनल पार्टी बनी थी और रीजनल पार्टी के साथ साथ जो है कास्ट कोएलिशन पार्टीज बनी और अब कास्ट पार्टीज बन रहा है जी। और ये ट्रेंड यदि आप देखेंगे तो बिहार के अंदर कुशवाहा की पार्टी थी, मांझी जी की पार्टी थी और यहाँ राजभर पटेल जी की पार्टी थी। एक डोमिनेंट कास्ट जो है, एक यदि 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी उसका डोमिनेशन है तो उसका लीडर अपने आप को डिस्क्रिमिनेटेड मान करके और ये करके अपनी ही जाति को मोबिलाइज करने के लिए जातीय आधार पर पार्टी खड़ा करने की एक नई कवायद शुरू भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में हो गई है। और इसका बहुत बड़ा कारण है कि जब कोएलिशन गवर्नमेंट स्टेट्स में होती है तो हम देख चुके हैं कि इंडिपेंडेंट व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बनने की हैसियत रखता है, जैसा हमने झारखंड में। लेकिन प्रोफेसर रागी, मेरी दिक्कत इससे ये महत्वपूर्ण बात पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। बोलिए। देखिए, जब तक पिछले 70 साल के अंदर हमने ये किया था कि हम जातीय व्यवस्था खत्म करेंगे, जातियों की राजनीति खत्म करेंगे, लेकिन जातीयता और जातीय चीजें, अस्मिता जो है आज के दिन में और पहले से संपुष्ट हुई है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जब तक जातियों के आधार पर और धर्म के आधार पर नीतियां बनेंगी, यदि नीतियां बनेंगी तो उससे उसी के आधार, लेकिन असलियत है ना प्रोफेसर रागी, हो रहा है तारिक अहमद लारी होंगे। तारिक अहमद लारी, ये तो हो रहा है ना, असली हर एक पार्टी कर रही है, हर एक पार्टी कर रही है, बीजेपी भी मना नहीं कर सकती है, हर एक पार्टी कर रही है। तारिक अहमद लारी और संजू वर्मा जी। तारिक अहमद लारी बोलिए जी, एक एक करके बोलेंगे मैम जी। तारिक अहमद लारी बोल रहे हैं। साहब प्रोफेसर साहब थे, जो प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे वो एंटी आरक्षण बात कर रहे थे। हाँ। आरक्षण दिया गया था, बाबा साहब ने करवाया था, सारा अरेंजमेंट किया गया था कि जो दबे कुचले वर्ग के लोगों को, जिनके वो छाती के ऊपर, जिनके गर्दन के ऊपर पैर रख के लोगों ने रूल किया था और जो जाति व्यवस्था थी उस चीज को बराबर करने के लिए और अपलिफ्टमेंट के लिए किया गया था, जो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया। आप ये देखिए 27% आरक्षण होने के बावजूद और SC ST का आरक्षण होने के बावजूद नियरली विच कम्स टू अराउंड अबाउट 45 to 50%, आप देखिए कि ज्यादातर आपको स्वर्ण लोग ही नजर आएंगे। दूसरी बात, अभी आपने बहुत कुछ बात कही और कई कि मोदी जी ने आरक्षण कर दिया तो ये कर दिया। 11,027 OBC छात्र प्रवेश से वंचित पाए गए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने संजू जी बात को पूरी प्रधानमंत्री से इसकी शिकायत की। प्रधानमंत्री की मर्जी से काम किया गया था और ये मैं नहीं, बाकायदा अखबार ने छापा है, मैंने नहीं बोल रहा हूं, ये अखबार ने छापा है और अखबार ने छाप कर दिखाया है। और उसी पर बहस हुई पार्लियामेंट में, जिसमें अखिलेश जी ने खड़े होकर बहस की, जिसकी वजह से 27% आरक्षण को इनको लागू करना पड़ा, क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं, नहीं तो ये आरक्षण लागू ना करते। इन्होंने प्राइवेट नौकरी का सिस्टम लागू कर दिया, ठेके व्यवस्था की काम कर दिया। उस ठेके संजू जी आ रहा हूं आपके पास, अभी रत्नाकर त्रिपाठी बोल रहे थे, आ रहा हूं, ठेके व्यवस्था भी आरक्षण खत्म कर दिया। अब रही बात राजनीति की, राजनीति की बात रही, दूसरी विकास। पठान साहब जो बात कह रहे हैं, पठान साहब पहली बात आपको बता दूं कि आपके पठान भाई गायब हो चुके हैं, थोड़ी इंटरनल इंफॉर्मेशन लीजिए। हाँ जी, नहीं एक मिनट, वारिस पठान साहब आप पूरी इंफॉर्मेशन लीजिए। आपके राजभर साहब संजू जी आप ही के पास आ रहे हैं, वो आ चुके हैं हम लोग की तरफ।
वो उनसे आपको कुछ नहीं मिलना है। और आप जो धर्म की राजनीति कर हो गई लड़ाई संजू जी। अब मैं कैसे आऊं आपके पास? ये तो आपस में लड़ रहे हैं, जो टीम बैठती है ये तो आपस में लड़ रहे हैं, मैं क्या करूं? ये तो आपस में लड़ रहे हैं। बोलिए। सच्चाई खोल रहे हैं, सच्चाई खोल रहे नहीं। मैं आऊंगा इसमें, लेकिन संजू वर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। संजू जी आप कुछ बोल लीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ। फिर मैं वारिस पठान वर्सेस तारिक अहमद लारी कर रहा हूँ, लेकिन संजू जी बोलिए संजू जी। तेलंगाना में हो गया तारिक जी, अब रिलैक्स तारिक अहमद लारी, जवाब लीजिए। बोलिए संजू जी। और तेलंगाना वालों, बोलिए संजू जी। ऐश्वर्या जी थैंक यू। ऐश्वर्या जी पहली बात तो ये मुझे ताज्जुब होता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी और सतीश प्रकाश ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, पर ये वही पार्टी है, मायावती का वो नारा मुझे आज तक याद है, ब्राह्मणों के खिलाफ। पता है मायावती ने क्या नारा लगाया था? तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। आपके इस नारेबाजी को आज तक ब्राह्मण भूले नहीं है। इसीलिए 2017 में मायावती ने 113 ब्राह्मण कैंडिडेट को चुनाव में उतारा था और एक भी नहीं जीता, क्योंकि लोग मायावती के दोगलेपन को सही तरीके से भली भांति पहचानते हैं। मैंने जैसे कि पहले कहा, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। सतीश जी बात पूरी होने दीजिए एक एक करके। सतीश जी बात पूरी होने दीजिए ना। या सतीश जी का ऑडियो डाउन करिए, वो रुकते नहीं है, शक्ल होने आती। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन कर चुका हूं कि प्लीज एक एक करके बोल लीजिए। बोलिए मैम। ऐश्वर्या जी और एक चीज जो आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि ब्राह्मणों की अपीजमेंट के लिए वो इतना तत्पर हो चुकी हैं कि आपको भी याद होगा 2-3 हफ्ते पहले खुशी दुबे, जो कि विकास दुबे गैंगस्टर की रिलेटिव है, खुशी दुबे तक के समर्थन में मायावती खड़ी हो गई, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में सबको मालूम है कि खुशी दुबे, उनके हस्बैंड अमर दुबे और विकास दुबे के काले कारनामों के बारे में उत्तर प्रदेश की जनता को भली भांति सब कुछ मालूम है। तीसरी और अहम बात, जो लोग कहते हैं कि योगी सरकार एंटी ब्राह्मण है, तो आपको बता दूं, चाहे श्रीकांत शर्मा हो, अनिल शर्मा हो, दिनेश शर्मा हो, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय हो, राम नरेश अग्निहोत्री हो, नरेश तिवारी हो, ये सब ब्राह्मण मंत्री हैं योगी के मंत्रिमंडल में, और इन सबको बहुत अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। और एक तो बहुत अहम बात मैं कहना चाहती हूँ, अभी हाल ही में मोदी सरकार ने अपना संजू जी बात आप सारी अहम ही करती हैं, ये तो मैं मानूंगा, ये तो आई एम जस्ट टेकिंग अ साइड नोट। बात आप सारी अहम ही करती है, कोई आप आम बात नहीं करती है वैसे। आप बोलिए मैम। लास्ट मिनट जी प्लीज बोलिए। सभी बात अहम। ऐश्वर्या जी जो पहले फालतू थी, अब अहम बात आ रही है। समर्थन में खड़ी कर दी आपने वो सब बेकार थी, अब अहम बात कर रही है क्या? कैसे करेगी मायावती? मुझे बताइए, अपने स्टैच्यूज बनाने के अलावा बाबा अम्बेडकर की फिलॉसफी का कौन सा ऐसा ठीक समझा मैम चीज है जो मायावती ने इंप्लीमेंट की थी जब वो मुख्यमंत्री बनी थी 2007 में ठीक, ये बनकर मुख्यमंत्री। समझ गया मैं आपकी बात कि मैं दलितों के सुधार के लिए काम करूंगी। आपने लेकिन हो क्या रहा है? बात तो वही है ना, बात तो वही है। मैं जरा तारिक अहमद लारी और वारिस पठान ठीक है संजू जी मैं आ गया। अनुभव चक जी आ रहा हूं, रत्नाकर त्रिपाठी जी के पास एक बार नहीं गया हूं, लेकिन जा रहा हूं। तारिक अहमद लारी, आपने एक छोटी सी बात कही अभी, एक सेकंड। आपने संजू जी अपने बीच में टिप्पणी देना चाहती थी, मैं गया उनके पास। आपने कहा कि राजभर जी अब वारिस पठान जी के साथ नहीं आपके पास आ गए। ये क्या ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आप? ये क्या बोल रहे हैं? वो तो कह रहे हैं अभी वो उनके साथ है, वो तो कह रहे हैं कि वो उनके साथ है। देखिए वो हंस रहे हैं। दोनों अनाउंस करेंगे, अभी आप देखिए तो आप देखिए तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बता दीजिए ना। अरे जनता देख रही है, बता दीजिए। मोदी की बी टीम के साथ राजभर एक एक करके सर, मोदी की बी टीम के साथ राजभर नहीं जाएंगे। राजभर जी क्या कर रहे हैं इनको जानकारी होनी चाहिए। और ये क्या कर रहे हैं वारिस जी एक एक करके, वारिस जी एक एक बीजेपी के साथ गोद में बैठे हुए खेल खेल रहे हैं। इनका आईटी सेल वैसे मुझे गाली देता है जैसे बीजेपी का आईटी सेल मुझे गाली देता है। मोदी खुदा हो गए। और एक एक करके साहब, एक एक करके आप दोनों के बराबर दोनों वरिष्ठ नेता एक एक करके बोलिए। अरे मैं तो खामोश बैठा था ना। नहीं वारिस जी, मैं सिर्फ इतना आपसे पूछ रहा हूँ, आपके साथ राजभर हैं कि नहीं है? मेरे को वारिस जी आपके साथ राजभर जी हैं कि नहीं? हाँ या ना? फिर मैं बोलूंगा। आपके साथ राजभर जी हैं कि नहीं? देखिए वारिस जी साफ सवाल है। बिल्कुल है, अगर फिलहाल बिल्कुल है।
कौन बोलता है नहीं है? बताए तारिक अहमद लारी कहते नहीं है, तारिक अहमद लारी कहते नहीं है, तारिक अहमद लारी बताओ। हमारे साथ तारिक अहमद लारी राजभर भी है, यूपी की जनता भी हमारे साथ है, यूपी का दलित, मुस्लिम, ओबीसी और ब्राह्मण भी हमारे साथ है। वो हर इंसान हमारे साथ है जो संविधान की रक्षा करना चाहता है। तारिक अहमद लारी हमारे साथ है। आ रहा हूं शारदा जी, शारदा जी आ रहा हूं। में विकास हो, आ रहा हूं शारदा। हर इंसान हमारे साथ है जो चाहता है कि यूपी में भी वो सुविधा उपलब्ध हो जो हम तेलंगाना में लोगों को देते हैं। हर इंसान जो चाहता है कि डेमोक्रेसी को और पावर मिले वो असद ओवैसी के साथ रहेगा, जिसका आपको उदाहरण देगा। असद ओवैसी खाली रास्ते पे एक एक करके देखिए, काफिला हजारों की तादाद में लोग रास्ते के ऊपर जमा। तारिक अहमद लारी एक साथ नहीं भाई, अब इनके पेटों में दर्द। लारी जी रिलैक्स। असद ओवैसी आ रहे लड़ने, आपके पेट में दर्द हो या आपके कानों में दर्द हो, हम आ रहे हैं, लड़ेंगे और हमको पूरा यकीन है कि इस मर्तबा यूपी की जो जनता है हमको मोहब्बत से नवाजेगी। अरे जनाबे आली, आप दोनों एक दूसरे पे बोलते रहते हैं। कोई भी जो गलत राजनीति। तारिक अहमद लारी एक सेकंड, पठान साहब एक सेकंड। तारिक अहमद लारी, एक आपके साथ सर इतनी बड़ी दिक्कत है, मैं सच बता रहा हूं फ्रैंकली। अरे जैसे सुन लीजिए, जैसे संगीत जैसे 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 सुन लीजिए जैसे संजू वर्मा जी की सारी बात अहम होती है ना, आपकी लारी साहब कोई बोल ले आप शुरू हो जाते हैं हंसने से और फिर आपका ट्रैक बंद नहीं होता। दूसरा, वारिस पठान जी इतनी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि बिल्कुल असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी आएगी, 1000 गाड़ियां होंगी, आप वहां पे उनका मजाक उड़ा रहे, आप उनकी खिल्ली उड़ा रहे। क्यों उड़ा रहे हैं आप उनकी खिल्ली? आपको क्या पता है? देखिए फिर बंगाल में आज मजाक बने हैं, कल मिसाल बनेंगे, याद रखना तारिक लहरी। आज मजाक बने हैं, कल मिसाल बनेंगे, जनता को जवाब देना भारी पड़ेगा। अरे देख लेना यूपी की जनता किसके साथ जाती है इस बार। अरे आप खाली रट्टा मार के आ जाते हो, लिख के दे दिया, बॉस ने जाके बोलो करते रहो, क्या लड़ेंगे? नहीं होगा। अरे 200 की जनता हंसेगी, जो सबसे आखिर में हंसता है बहुत जोर से हंसता है और जनता हंसेगी भी और आपको धक्के मार के निकालेगी भी, बाय बाय भी करेगी। ये सब जनता समझ गई। ब्राह्मणों के आप सम्मेलन लगा लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। जनता जनार्दन है, जनता असद ओवैसी साहब के साथ ही रहेगी। नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा इनका, देख चुके हो, ये जानते हैं इस बात को, जनता काफी इसीलिए ये सब काम कर रहे हैं, इसीलिए रतन शारदा जी इस्तेमाल करते हैं। आपस में लड़ाई चल रही है। देखिए तारिक अहमद लारी कह रहे हैं मेरे साथ हैं, वो कह रहे हैं मेरे साथ हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, राजभर साहब की 4 सीट थी नहीं, वो 5 मुख्यमंत्री बनाने चले। नहीं वारिस पठान जी, मैं आपकी बात मान गया। लारी साहब मुस्कुरा रहे हैं आज, कल आपने कहा आज हंसे हो, कल मिसाल बनूंगा, आपकी बात मान गया। लेकिन रतन शारदा जी, और ये दर्शकों को भी देखना चाहिए आखिरकार। संजू वर्मा जी, सबसे अहम बात आज ये है कि दर्शकों को देखना चाहिए। संजू जी आ रहा हूं एक सेकंड, लेकिन रतन शारदा जी के पास जा रहा हूं। रतन जी, दर्शकों को भी तो देखना चाहिए ना, देशवासियों को, वोटरों को, जो नेताओं को जिताते हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी बिल्कुल आज नाराज है मेरे से, मैं आया नहीं हूं, 35 मिनट हो चुके हैं, 38। लेकिन रतन शारदा जी, दिक्कत यह है कि अगर हमारे राजनेता सारी पार्टियां यही करेंगी तो होगा कैसे? हाउ विल द पीपल चूज? सर मैं केवल 30 सेकंड लूंगा सर, 1 मिनट जी को जरूर मौका दीजिए। पहली बात यह है कि वारिस पठान ने बहुत बढ़िया बात कही, फिलहाल यानी फिलहाल राजभर उनके साथ हैं, आगे कहां जाएंगे पता नहीं। तो ये अवसरवादी जो जितने भी बनते हैं गठबंधन, इनमें सारे फिलहाल है, आज के साथी कल के दुआदार है, क्या करेंगे पता नहीं। और ये वारिस पठान जो बात करते हैं, एक तरफ बीएसपी का मोर्चा, एक तरफ एसपी का मोर्चा, एक तरफ भाजपा और कांग्रेस कहाँ है मुझे पता नहीं, लेकिन ये सारे दौड़ धूप में अगर इतने गुटों में लोग बटे हुए, ममता को अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप चाहिए, राहुल गांधी अपनी ढपली बजा रहे हैं, तो ये किस बलबूते पे जीतेंगे, इसके आंकड़े बताने चाहिए। और जहां तक वारिस का पठान है, मैं उसमें हंसूंगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत डर रहा हूं कि आने वाले सालों में 10 सालों में एक नई मुस्लिम लीग खड़ी हो जाएगी जो देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन बनना चाहेगी और राजनीति को कंट्रोल करना चाहेगी। यही इनकी सारी मंशा है। जो व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर शरिया को मानता है,
जो बार बार कहते हैं कि हमारे किसी रीति रिवाज को हाथ मत लगाओ, हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है, वो देश का भला क्या करेगा, ये जनता को सोचना पड़ेगा। और यहाँ के टिकटॉक की तरफ बहस जाए, कोई हंस रहा है और कोई नारे लगा रहा है, कोई चिल्ला रहा है, इससे जनता देख रही है। रत्नाकर त्रिपाठी पॉलिटिशियन है ही नहीं। रत्नाकर त्रिपाठी जनता का मजाक उड़ाने आते हैं। रत्नाकर त्रिपाठी संगीत रागी रत्नाकर त्रिपाठी वारिस जी आ रहा हूं इसके बाद। रत्नाकर त्रिपाठी, कांग्रेस कहां है इस सब में, है भी कि नहीं, न 3 में न 13 में? गुरुजी बताइए। अरे अब कांग्रेस कहां है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये प्रोग्राम करके आपने बड़ा अच्छा किया। पूरा देश जान गया कि किस तरह से ब्राह्मणों की उपेक्षा होती है। आप भी ब्राह्मण विरोधी हैं। अरे मैं एकमात्र ब्राह्मण हूं इस पैनल पे, और आपने मुझे 40 मिनट बाद समय दिया है और आप कहने लगेंगे पैकअप हो रहा है। खैर, अब मेरी बात सुनिए। नहीं रत्नाकर जी देखिए, रत्नाकर जी जो ज्ञान में श्रेष्ठ है वही ब्राह्मण है। जन्म से तो हम सभी शूद्र हैं। ना बोलिए ऐश्वर्या जी, बीच में ना बोलिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, रतन शारदा जी बोल रहे हैं, तो भी आप मेरे पीछे पड़े। बोलिए चलिए। हमारे यहाँ रत्नाकर जी कहा गया है संगीत बोल चुके हैं। जन्म से आप तो हम इतनी देर से क्लीन चिट दिए हुए हैं प्रधानमंत्री को। हाँ। प्रधानमंत्री ने 7 साल में 10 बार मंच से कहा है कि मुझे विपक्ष इसलिए परेशान करता है क्योंकि मैं पिछड़ी जाति का हूं। अभी पार्लियामेंट के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रतन शारदा जी रिलैक्स, किसान पर संगीत रागी जी रिलैक्स। संसद में हंगामा हुआ तो उन्होंने कहा कि विपक्ष इस बात से नाराज है, विपक्ष ये नहीं चाहता क्योंकि मैंने दलित मंत्री बनाए हैं, मैंने पिछड़ी जात के मंत्री बनाए हैं। प्रधानमंत्री इस चीज को पहले दिन पार्लियामेंट के बोलते हैं। ये जो विकास के पापा है ना, जिन्हें आप नरेंद्र मोदी कहते हैं, ये विकास के पापा नहीं है, ये जातिवाद के पापा हैं। ये अनुप्रिया पटेल से और लोगों से एक मेमोरेंडम लेते हैं और क्या देते हैं 27% ओबीसी आरक्षण होगा, और उसके बाद आप जैसे लोग बहस करना चाहते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आपसे पूछता हूं, यूपी में क्या कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ है? आपने इतनी देर से, मैंने देखा आपने ग्राफिक दिखाया, हाँ। जाट इतने हैं, मुसलमान इतने, ब्राह्मण कहां से लाए आप सर? यूपी में जाट पे आधारित एक एजेंसी है क्या जो, सुनिए, सेंसस को लेके होना है, हुआ नहीं है अभी तक। सेंसस के बाद बहुत बड़े बड़े काम होने हैं। मुझे ये बताइए, क्या यूपी में कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ है? नहीं, आप मुझे बताइए। नहीं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सरकारी तौर पे नहीं हुआ है, लेकिन कौन सी पार्टी है जो नहीं कराती? मुसलमान कितने? नहीं, आप मेरे को बताइए, क्या आप मेरे को बताइए, और यही बात मैं संजू वर्मा से पूछूंगा, क्या कांग्रेस ने नहीं कराया? क्या बीजेपी ने नहीं कराया? अरे क्या कांग्रेस ने नहीं कराया? त्रिपाठी जी, क्या कांग्रेस ने नहीं कराया? कांग्रेस ने, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अरे भाई साहब, संसद बना दिए इसको, बोलिए। आप, हम, कांग्रेस, बीजेपी, एसपी, ये जाति आधारित जनगणना कराने के अधिकृत नहीं है। अधिकृत नहीं, लेकिन सब कराते हैं, पूरा ग्राफिक्स सब कराते हैं गुरुजी, सब कराते हैं त्रिपाठी जी। जाति का हल्ला हर एक पार्टी के पास पड़ा है, जाति का हल्ला तो हर एक पार्टी के पास पड़ा है, हर एक पार्टी। और ये बात संजू वर्मा जी, नहीं, नरेंद्र मोदी कहे कि मैं, हर एक पार्टी के पास पड़ा है, समझिए, हर एक पार्टी के पास। संजू जी आ रहा हूं मैम, अहम बात है, मैं आऊंगा आपके पास। मैंने महान पाप कर दिया? नहीं, बोलिए। मुझे बताइए, अगर मैं कहूं जनेऊ दिखा के मैं ब्राह्मण हूं तो मैंने महापाप कर दिया। अरे तो वो आपके राहुल गांधी है, वो तो जनेऊ ऊपर पहन लेते हैं। मीटिंग में बोले मैं पिछड़ी जात का हूं, वो सही है। आप बोलते हैं वो विकास के पापा है। आपका पूरा गलत डिबेट है। आपने जातिवाद को इस डिबेट से बढ़ावा देने के अलावा कुछ नहीं किया। क्या बात कर रहे हैं? अरे छोड़िए, हम नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं जरूरत नहीं है। संजू जी, आप मुझे बताइए, इसको कैसे निपटेंगे भाई? जो वोटर है, जो देशवासी है, उसको आप लोग, पहले आपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में आप सबने बांटा, अब उसको आप हिंदू में उसको सबग्रेड कर देंगे। कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी रत्नाकर त्रिपाठी जी, छोटी से छोटी, मैं बता रहा हूं, अजीत सिंह जी के बेटे हैं जयंत चौधरी आरएलडी के, उनके पास भी होगा, हर एक पार्टी के पास होगा। संजू जी बोलिए, हर एक पार्टी के पास होता है, सब कराते हैं अपने आप, मैं रिपोर्टर हूं, बता रहा हूं। लेकिन पार्टी की चीज अधिकृत नहीं होती है। पहली बात तो ये कि दलितों के अगेंस्ट किसने इतने सालों तक काम किया? बाबू जगजीवन राम भारत के बहुत ही जाने माने डिफेंस मिनिस्टर थे। कांग्रेस ने बाबू जगजीवन राम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। बात करते हैं ब्राह्मणों की। देवेंद्र फडणवीस इतने दशकों के बाद एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना महाराष्ट्र में, और कांग्रेस ने देखिए संजू जी, मैं भी ब्राह्मण हूं। संजू जी, वारिस पठान जी, देखिए
ये कौन कब बना क्या बना, देखिए ये सब डिटेल्स में जाते हैं ना संजू जी। मैं नहीं संजू जी, समय कम है, मैं माफी चाहता हूं कि मैं आपकी बात समझा। मैं एक डिबेट करूंगा सिर्फ आपके साथ, अकेले आप और मैं, प्रॉमिस, इस पे प्रॉमिस संजू जी, आप और मैं, और कोई नहीं होगा। ये मेरा वादा है आपसे संजू जी, सिर्फ आप और मैं होंगे, और वेरी सीरियस नो, सिर्फ आप और मैं होंगे डिबेट पे। लेकिन वारिस जी उठ गए, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं, अगर पार्टियों को अधिकृत नहीं है तो क्यों करती हैं पार्टियां? बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है। इसलिए आपको, दर्शकों, देशवासियों, आपको सोचना है वोट देने से पहले किस पार्टी के लिए करना है, जो बोले कि 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाऊंगी, या वो जो बोले मैं काम करूंगी, वो जो बोले मैं एक मजहब खास का मुख्यमंत्री बनाऊंगी, या वो जो बोले काम किया है तो वोट करो, नहीं किया तो सवाल पूछो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। और संजू जी, एक डिबेट आपकी और मेरी तय रही, सिर्फ आप और मैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूछता है भारत।